आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं हमारे पास ओवैसी साहब से जुड़ी हुई। राजस्थान की जाट वोट को लेकर के जो लड़ाई चल रही है वो, रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक बार फिर है। 50,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। और यूपी में योगी आदित्यनाथ क्यों डेडलाइन दे रहे हैं अपनी अफसरों को कुछ काम पूरा करने के लिए। पहले ओवैसी साहब ने मंजर भोपाली की एक शायरी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाली है। जरा आप गौर फरमाइएगा, ऐसे ही कहते हैं ना शायद जी, इरशाद जी। कह रहे हैं कि ताकतें तुम्हारी हैं खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। ठीक, आगे फिर कहते हैं आपकी गुलामी का बोझ हम ना ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, उम्र भर कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। आखिरी दो लाइनें पढ़ रहा हूं। गैरते जिहाद अपनी जख्म खाकर जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खाकर जागेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है। अब किसके लिए कह रहे हैं ओवैसी साहब? अभी थोड़ा दानिश अली वाले एपिसोड पर, रमेश बिरदी वाले एपिसोड पर नाराज हैं वो। उन्होंने ये भी कह दिया था, मेरे अल्फाज नोट करके देख लो, एक दिन देश की पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी। तो ये नाराजगी में लिख दिया है शायद, ऐसा ही कुछ लगे। देखिए सौरभ जी, वैसे तो इसका जो हम कहेंगे ना कि डिटेल्ड जो इसका आंसर आएगा वो विजय जी देंगे। लेकिन चूंकि हम लोग छात्र राजनीति में थोड़ा बहुत रहे तो उस दौर में हर कोई कुछ नहीं करता है तो दुष्यंत कुमार को पढ़ता है, बोलता है, तो उसकी दो लाइनें हैं ना कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का हाल वही हो गया है। मुझे लगता है कि अब ये सोचना चाहिए कि क्या ये जो कह रहे हैं संसद में मॉब लिंचिंग से लेकर पहला वार तुम करो दूसरा हमारा होगा, अरे भाई आप कर ही रहे हैं। राजनीति में किसी के लिए भी कोई पहला दूसरा तीसरा वार नहीं होता। यहां निरंतर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश होती है। आप जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं या किसी पर वार करना है, किसी से युद्ध लड़ना है, हर वक्त युद्धरत रहना है, ये आपको सोचना है। नहीं, युद्धरत तो हमेशा रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि कोई जंगी लड़ रहे हैं। अब उन्होंने ताजा जो है जो मोर्चा खुला हुआ है वो राहुल गांधी के लिए खुला हुआ है। कांग्रेस की शिकायत उनसे, भाई तुम लड़ो, बीजेपी से लड़ो, तुम्हारा हमारा मकसद एक है। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी और कांग्रेस। एक मीठी छुरी है और दूसरी क्या तीखी छुरी है। जो कहते हैं खुल के करते हैं बीजेपी वाले, ये थोड़ा मीठे मीठे बोल के, लेकिन काम वही लगाते हैं पूरा। अब उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वायनाड छोड़ो, हैदराबाद से आकर चुनाव लड़ो। कांग्रेस पार्टी ने जवाब दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा तुम एक काम करो, हैदराबाद छोड़कर तेलंगाना की किसी और सीट से चुनाव लड़के दिखा दो असदुद्दीन ओवैसी को। सुनिए ओवैसी साहब की बात। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। और शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, मस्जिद तामीर नहीं हुई। अब बड़ी बड़ी बातें ओवैसी साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहां से लड़े हैदराबाद से आकर मेरे सामने। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए कि ओवैसी साहब भले ही गालियां बीजेपी को दें, लेकिन उनकी लड़ाई नॉन बीजेपी पार्टी से ही है। बीजेपी से क्या लड़ाई है उनकी, बताइए मुझे। बीजेपी तो उनके लिए फायदेमंद है। बीजेपी जब तक है तब तक ओवैसी साहब की पार्टी ज़्यादा मजबूत बनी रहेगी, जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि वो उसको गाली देकर करते रहेंगे। लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका झगड़ा नॉन बीजेपी पार्टी से है और खासतौर से कांग्रेस से है। क्योंकि ये समझना है कि ओवैसी साहब का वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, माइनॉरिटी वोट बैंक है, और वो माइनॉरिटी वोट बैंक कांग्रेस उनसे ले रही है, ममता बनर्जी ले रही हैं, अखिलेश यादव ले रहे हैं, नीतीश कुमार ले रहे हैं। तो वो झगड़ा उनका लगातार बना हुआ है और इसीलिए वो राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी ओवैसी साहब लगातार लग रहे हैं और वो जंग भी हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी इमेज
एक वोट कटुआ पार्टी से आगे नहीं बढ़ पाई है। और मुसलमान यूपी में, बिहार में, सब जगह जगह। और इसलिए क्या है कि मुसलमान जो है बीजेपी को हराने के लिए ओवैसी को छोड़ देता है, क्योंकि वो समझता है कि ओवैसी साहब के जो कैंडिडेट है वो बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो वो जो पार्टी होती है, जो कांग्रेस है या ममता बनर्जी है या कोई और पार्टी है, नीतीश कुमार है, लालू यादव है, उनको वोट देती है। तो सारा झगड़ा ओवैसी साहब का नॉन बीजेपी पार्टी से है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए उनको बार बार ये, और वो बीजेपी को तो गाली इसलिए देते हैं ताकि वो वोट बैंक उनका एक पोलराइज होकर उनके पास जमा रहे, लेकिन वो उस झगड़े से नहीं निकल पा रहे। कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करते हैं, रीजनल लेवल पर वो अलग अलग रीजनल पार्टी जो उन पर भरोसा जो करते हैं। जहां मजबूत है। और एमआईएम की स्थिति तो ये है कि वो हैदराबाद से आगे निकल ही नहीं पाए अभी। पूरे तेलंगाना में भी उनका क्या है, कोई बहुत बड़ा वजूद उनका उस तरह से नहीं बन पाया। ये ठीक है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं और एक बड़ा बोलने वाले लीडर हैं, और फिर उनको समझना चाहिए एक और बात कि हिंदुस्तान में पिछले 75 साल में मुसलमानों की, माइनॉरिटीज़ की जो लीडरशिप है वो नॉन मुस्लिम लीडरशिप रही है। यही तो वो कहते हैं। हाँ, तो वो मुस्लिम, लेकिन वो उन पर भरोसा किया है और वो सब लोग उनको कभी नुकसान पहुंचाया है क्या? चाहे वो वीपी सिंह हो, मुलायम सिंह हो, लालू यादव हो, या जितने भी नाम आप ले लें, अर्जुन सिंह को ले लें, उन सबसे जो माइनॉरिटी की जो ताकत है वो बराबर बनी रही है। मौलाना आज़ाद से लेकर आज तक केवल मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान में एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें आप मुस्लिम लीडर के तौर पर देखते हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद भी मुसलमानों के नेता नहीं थे, वो कांग्रेस के नेता थे। ओवैसी साहब मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं। जब तक आप मुसलमानों के नेता बनेंगे तब तक इस देश में नेता नहीं बन सकते। जी समीर जी कुछ कह रहे थे। मेरा ये कहना था कि ओवैसी का फ्रस्ट्रेशन बेसिकली आने वाले तेलंगाना के चुनाव में जिस हिसाब से कांग्रेस का प्रदर्शन जमीनी स्तर पे महसूस हो रहा है कि कांग्रेस वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो ये फ्रस्ट्रेशन बेसिकली ओवैसी का वही दिख रहा है। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस तेलंगाना में केसीआर को रिप्लेस कर दे, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर और ओवैसी साथ में मिलकर चल रहे हैं, और अभी केसीआर विपक्ष गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। तो तेलंगाना में बेसिकली अपनी जमीन बचाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए उन्हें लगातार कांग्रेस पर हमलावर होना पड़ेगा, और यही उनका फ्रस्ट्रेशन है जो कांग्रेस पर उनका हमलावर रुके। चलिए एक आपको इंटरेस्टिंग खबर मैं आप बताता हूं राजस्थान से। कल जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, रैली थी उनकी। उससे वहां पर आपने देखा मंच पर मौजूद थी ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा अभी आई हैं हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में, और उनका राजनीतिक परिवार बड़ा रसूख रखने वाला परिवार है, नागौर के इलाके में खासतौर पर जाट वोट पर जो है वेस्टर्न राजस्थान में उनकी अच्छी पकड़ रही है। अब खबर यह है कि ज्योति मिर्धा को मंच पर आना है, ये बिल्कुल लास्ट मिनट में डिसाइड किया गया। बताया गया कि दिल्ली से ये खबर पहुंचाई गई कि भाई ज्योति मिर्धा जी को मंच पर स्थान दीजिएगा आप, और वो मंच पर आई। तो इससे बिल्कुल क्लियर कट ये मैसेज था कि भाई ज्योति मिर्धा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जाट वोट को एक संकेत था, और हनुमान बेनीवाल जो एनडीए में हुआ करते थे, नागौर से ही वो सांसद हैं, और अब उनकी नजदीकी अशोक गहलोत के साथ थोड़ी सी बढ़ गई है। एक संकेत उनको भी था कि भाई तुम भी समझ जाओ, तुम भी देख लो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो तो हमारा गुजारा नहीं चलने वाला है। ज्योति मिर्धा क्या फैक्टर है राजस्थान की राजनीति में? हर्षवर्धन जी बता दें। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ज्योति मिर्धा कई लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो बड़ी सोबर लीडर हैं, वो महिला हैं, लेकिन मूल जो बात है जाट लीडरशिप, और वो भी उस इलाके में जो आपने कहा ना, नागौर का पूरा जो इलाका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट ये था कि हनुमान बेनीवाल उनके विचार से आते हैं, उसी तरह से वो राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन उनके मन में महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो कहीं फिट नहीं होते हैं। वसुंधरा राजे के घनघोर विरोधी रहे, लेकिन फिर भी उनको बीजेपी में स्पेस मिलता रहा। एक समय के बाद उनको लगा कि नहीं, अब हम बीजेपी में इससे आगे नहीं जा पाएंगे। उन्होंने पूरी तरह से पार्टी बनाई, अपना सब अलग कर लिया, एकदम से अलग हो गए। अभी तो वो आक्रामक हैं, बहुत खराब तरीके से बीजेपी को एक तरह से डैमेज कर रहे हैं। ऐसे में जब ज्योति मिर्धा जैसा चेहरा आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के बड़े परिवार से आई हुई हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के लिहाज से या बीजेपी के लिहाज से कहें तो आईना दिखाने का भी काम करता है। तो मुझे लगता है कि एक उनको अच्छा कैच मिला है बीजेपी को, जिसका वो उपयोग करना चाहते हैं। और शायद पीएम को लगा होगा कि अगर ऐसे समय पे नहीं रहेंगे तो उसका मैसेज भी जाता है ना कि अगर वहां पर कोई बड़ा नेता आया है तो उसके जो समर्थक है, जो उनके साथ आए होंगे, उनमें एक कहें कि खुशफुसाहट शुरू हो जाती है कि हमारे नेता को महत्व मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये भी एक बड़ी वजह होती है। देखिए एक और खबर आज की, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर रोजगार मेले में 50,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। कुछ हफ्तों पर, महीनों पर वो आप देख रहे हैं नियुक्ति पत्र जो है वो दिए गए। आज 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का तोहफा केंद्र की तरफ से दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कभी 1 लाख, कभी 70,000 ऐसे कर करके अब लगभग पूरे देश में उनको 10 लाख नियुक्ति पत्र बांटने, यानी 10 लाख सरकारी नौकरी। और अब तक वो आधी से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो वितरित कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ये चुनाव तक उनको 10 लाख जो है वो पूरा कर देना है। इसी से जुड़ी यूपी की खबर है, वो भी आपको बता देता हूं, दोनों पर बात हो जाएगी। योगी सरकार ने ये आदेश दिया है कि प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हैं इस वक्त, जितने भी पद जो हैं सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, सब पर भर्ती पूरी करो जल्दी से जल्दी। यूपी जैसे बड़े राज्य में आप समझ सकते हैं हर विभाग के अंदर कितनी वैकेंसी होगी। तो एक तरफ केंद्र जो है वो 10 लाख वैकेंसी भर रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सारी वैकेंसी तत्काल भरने के निर्देश दे दिए गए। इतना ही नहीं, जो प्रमोशन ड्यू हैं उसकी डेडलाइन 30 सितंबर दे दी गई है। किसी भी विभाग में जहां पर भी पदोन्नति किसी की पेंडिंग है, 30 सितंबर तक सारे प्रमोशन पूरे कर दिए जाएं। इन दोनों खबरों को जोड़ करके कैसे देख रहे हैं आप, इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, विपक्ष ने इस सरकार पे 2 बड़े आरोप, मतलब जो राजनीतिक आरोप हैं उसके अलावा लगाए। वो एक है महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। महंगाई को नियंत्रित करने के अलग तरीके होते हैं, अलग मौसम होता है, हर चीज़ का अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिस पर सरकार कोशिश कर रही है अलग अलग तरीके से। जैसे गैस को लेकर किया गया कि 200 रुपये कम कर दिए गए, और चीज़ों का काम हुआ। लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा इशू बन रहा था, पार्टी को भी लगता है, सरकार को भी लगता है। तो उसका एक तरीका, आप सरकारों में नौकरियां अचानक तो पैदा नहीं हो जाती, लेकिन बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो वैकेंट पड़ी हुई हैं, पद पड़े हुए हैं, जगह पड़ी हुई है, उनको पूरा करके सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि बेरोजगारी का एक हद तक थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जा सके। और उत्तर प्रदेश में भी बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकारी नौकरियों का बड़ा वो माना जाता है। अब बिहार में ये काम चल रहा है, पहले से बिहार में काफी काम चल रहा है। तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेरोजगारी का जो सरकार के खिलाफ माहौल बने, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये किया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री 51,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उससे पहले 50,000 बांटे गए, तो उससे एक माहौल भी बनता है कि सरकार जो है बेरोजगारी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। तो वो टोटल 3.5 लाख हो गया, और जैसा 5 लाख के आसपास 10 लाख लोगों को जब दे देंगी तो वो एक बड़े हद तक न्यूट्रलाइज होती है। वो 2 करोड़ के उस पर नहीं जाती है, लेकिन फिर भी 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाए। हालांकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये तो वैकेंट सीट ही थी जिनको आप भर रहे हैं, लेकिन सरकारों में तो वैकेंट सीट ही बहुत बरसों बरस चलती रहती है। और प्रमोशन वाली जो बात है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष को तो दूसरा कहना चाहिए, और ये अच्छी बात है। विपक्ष को कहना चाहिए कि हमारे दबाव की वजह से सरकार इस काम को तेजी लेकिन से वो न्यूट्रलाइज और ये कहना ही चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष की भूमिका है, और रोजगार तो बड़ा मुद्दा है ना भाई, क्यों सीटें नहीं भरी जा रही? तो अगर वो भरी जा रही है, सरकार पर ये दबाव बन रहा है, तो विपक्ष को उसे अपने खाते में डालना चाहिए, ये कहने की बजाय कि ये तो खाली ही थी। तो ये तो हमेशा खाली रहती है, प्रमोशन भी हमेशा होना रहता है। विपक्ष ने बड़े हिस्से पर वो मांग पूरी कर ली कि महिला आरक्षण जो है वो विपक्ष के दबाव में सरकार ने पास किया है। तब ये थोड़ा छोटा हिस्सा लगता होगा। यूपी जैसे स्टेट पर ये जो कदम फैसले उठाए जा रहे हैं, यूपी में भर्ती निकलेगी तो फिर बहुत भर्ती निकलेगी। देखिए, एक जरूरी बात मैं कह दूं, अभी जब आपने बताया ना कि पुलिस की भर्ती भी निकली है। समाजवादी पार्टी के समय में पुलिस की जो भर्तियां हुई, वो कहा जाता है कि वो भी एक बड़ी बात थी कि अपना कैडर मोबिलाइजेशन तो किया ही उन्होंने। हालांकि उसमें बड़े आरोप लगते थे कि कुछ नेता थे समाजवादी पार्टी के जिनके यहां से चिट्ठी चली जाती थी, लिख कर दे दिया जाता था, और वो सिपाही दरोगा की भर्ती हो जाती थी। लेकिन ये तो सच है ना कि अगर किसी सरकार के समय में कुछ लोगों को सरकारी नियुक्ति मिलती है तो उसका बरसों प्रभाव रहता है। और अगर वो आपके विचार से भी जुड़ा हुआ है, तो उसको नौकरी भी मिल गई, तब तो फिर एकदम जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा तो बड़ी आबादी, 80 लोकसभा सीटें, उसका इंपैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। चुनाव का मौका, आरक्षण भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, अच्छे दिन है। बहुत शुक्रिया समीर जी, हर्षवर्धन जी, विजय जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज कहानी कुर्सी में जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपसे मुलाकात कल फिर होगी हमारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।